हेलो दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी करवा रही है, उसका यूनिट 8 जो नाटक चल रहा है, उसका सिंदूर की होली नाटक में हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं। जिन भी साथियों ने सबसे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देखेंगे। इसके अलावा अन्य नाटक भी हमने कई करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ऐसे यूनिट 7, यूनिट 6, यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 2, ये सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हैं। वहाँ पर जाके अपनी मनपसंद वीडियो जो भी देखना चाहते हैं उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके आप देख सकते हैं। ऐसी व्याकरण की, ग्रामर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें जो नेट में आते ही हैं, शब्द विचार, वर्ण विचार के ऊपर, वो जाके आप वीडियो ज़रूर देखिए जो आपको लाभदायक सिद्ध होगी। तो हम पार्ट 2 करने वाले दूर की होली जो नाटक है, इसके मुख्य बिंदु जैसे हमने बताया है, इसका रचनाकाल जो है 1934 में है और ये एक समस्या प्रधान नाटक है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली इनका 5वां नाटक है। भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है 1934 में। इस नाटक की भूमिका पूछ सकते हैं किसने लिखी, राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को सभी नाटक 3 अंकों में ही है। तो सारे नाटक कितने अंकों में, 3 अंकों में। और ऐसे ही सिंदूर की होली नाटक जो है ये भी 3 अंकों में है। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया जाता है। और यह नाटक में एक ही दिन में पूरी घटना का वर्णन किया गया है। इस नाटक में एक ही दिन में पूरी घटना का वर्णन दिखाया गया है और इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है। पहले दृश्य में जैसे 3 दृश्यों का समय अलग अलग बताया गया। इन तीनों अंकों का दृश्य स्थल है डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल जो हैं उनकी बंगले की बैठक में दिखाया गया है। पहले दृश्य का समय 9 बजे था, दूसरे दृश्य का संध्या काल है, तीसरे दृश्य में आप देख सकते हैं जो तीसरा दृश्य है उसका समय आपको रात्रि 10 बजे का मिलेगा। और जो कथानक का समय जो 12 बजे, दिन वर्षा काल जिस स्थानक हो जो कथानक स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है 12 बजे। जो 12 बजे दिन का समय है वर्षा काल का दिया गया है कि वर्षा काल का समय। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे ये मैंने आपको बताए हैं। बहुत इफेक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनते हैं, रेडी होते हैं। नाटक के 9 पात्र है जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। और रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा, उम्र 17 से 18 वर्ष है, जिसकी मृत्यु होती है। और ये जो ना, नायक भी रजनीकांत ही है। मुरारी लाल की जो पुत्री हैं चंद्रकला, उसका प्रेमी प्रेमी भी है। और जब इसकी मृत्यु करवा देती है, हत्या हो जाती है, तो इसके साथ सिंदूर की होली करती है। इसकी फिंगर से, उंगलियों से अपने मांग में सिंदूर भरवा लेती है, ये याद रखना है। और हरनंदन सिंह जो है, भगवत सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया तो रजनीकांत का हत्या करवाने वाला हो गया। जो राय साहब बन गया था, मजिस्ट्रेट हो गया, तो रजनीकांत का हत्या कौन करवाता है, भगवत सिंह और हरनंदन सिंह, ये दोनों मिलकर इनकी क्या करवा देते हैं, हत्या करवा लेते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और मुरारी लाल के मित्र का लड़का कौन है, मनोज शंकर है। याद रखना, मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है, जिसका पिता की हत्या भी मुरारी लाल ने करवाई है। और इस जब और हरनंदन सिंह की भी, जब इसकी मनोज की भी, मनोज के पिता की मृत्यु हो जाती है, एक तो हत्या करवा देता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये संभाल लेता है। अंत में मनोज को पता चल जाता है जो इसकी सारी जिम्मेदारी संभाले हुए है इनके पिता का दोस्त, जिसे वो अंकल कहता है, वही उनके पिता के कातिल है। यह आपको पता होना। हत्या करवाने वाले हैं। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है, 39 वर्ष के आस पास है और 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत की हत्या का मार्ग निरापद कर देता है, रास्ता साफ करवा देता है कि 10,000 रुपये ले लेता है भगवंत सिंह से और कह देता है तो मान लो, वो चुप रहता है। और हरनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा है। रजनीकांत के पिता का मामा है हरनंदन सिंह। और डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक दिखाया गया है। और मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकला की विरोधी है और जो मुरारी लाल के घर में ही रहती है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह से दिखी हुई कहानी है। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर
पूरा निचोड़ दिखाया गया है। कहानी हमने पार्ट 1 में जैसे आपको जाना आता है, यहाँ पर जो मुरारी लाल के घर में बैठक होती है, माहिर अली आता, कहता है वो तुम्हें पैसा देना चाहते हैं, और इस केस को दबाने के लिए जो क्या 1 मिनट, मुरारी लाल जो है, मुरारी लाल का जो नौकर जो है जिनके यहाँ रहता है, वो आता है, माहिर अली पुराने लाल का मुंशी जो है, कि जो आपके पास हरनंदन सिंह और भगवंत सिंह आना चाहते हैं, आपको पैसा देना चाहते हैं, आप पैसा ले लीजिए। कितने रुपए? 10,000 रुपए बोल रहे हैं। और जो आप जिसकी वो माहिर अली जो मतलब है वो मनोज शंकर, सॉरी, रजनीकांत, हाँ, रजनीकांत को वो अलग रास्ते से हटाना चाहते हैं, मतलब उसके मामले में आप कुछ ना बोलें, तो इसलिए आप चुप रहें। मगर इन्हें माहिर अली जो है माहिर अली को ये नहीं पता होता है कि उसकी हत्या हो जाए, वरना ही हत्या करवाना चाहते, ना मुरारी लाल को की हत्या करवाने के लिए सोच रहे। जब वो घर पे पैसे लेकर आ रहे होते, उससे पहले ही वो गुंडों को बोल के आए होते हैं कि हम पैसे देने जा रहे हैं, तो जब तक इसकी हत्या कर देना। वो पैसे वहां दे देते, तब तक उस लड़के की हत्या, जो माहिर क्या नाम है, रजनीकांत जो है, उसकी हत्या हो जाती है। ये वाली पूरी कहानी थी, ये पूरी कहानी दिखाई गई थी जो पार्ट 1 में हमने देखी थी, किस तरह से वो घर में आते हैं, सारी बात चलती है, ये सारी बात यहाँ दिखाई गई है। अब यहाँ पर ये इन्हें जब पता चलता है, इन्होंने हत्या, पैसे मुझे दे के तो गए हैं, लेकिन ये हत्या भी करवाई थी, बहुत ज़्यादा दुख कर रहे होते हैं कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, उपवास रखूंगा, शायद मेरे ही का जो मैंने गुनाह की है, पाप किए, उसका प्रायश्चित कर सकूं, तो आज मैं उसके लिए क्या करूंगा, अधिक से अधिक सहानुभूति उसके साथ दिखाना दिखाना चाहता। आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे इसका दुख है। क्या देख रहे हैं, माहिर अली से बोलते जाओ, इस तरह आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा, कम से कम मैंने उसके लिए एक उपवास तो रख लिया है, अधिक से अधिक सहानुभूति मैं उसके साथ दिखा सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माहिर अली का प्रस्थान, मतलब माहिर अली चले जाता है। मुरारी लाल दीवार की अलमारी से खोल कर एक पुस्तक निकाल लेता है, पुस्तक मेज पर रखकर उसके पन्ने इधर उधर करने लगता है, कई पन्ने इधर उधर पलटकर पुस्तक को खुली मेज पर छोड़कर अलमारी से दूसरी पुस्तक निकालता है, उसके पन्ने भी जल्दी जल्दी उलट कर देखने लगता है। थोड़ी देर तक मेज के किनारे खड़े होकर जैसे कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द उनके मुंह से निकल पड़ते हैं। मुरारी लाल क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखते हैं, और दूसरी जड़ पुस्तक उठाकर कमरे में फर्श पर फेंक देते हैं। पुस्तक के गिरने के साथ धाए सी आवाज आती है। जब हम पुस्तक नीचे फेंक रहे होते हैं तो धाए से एकदम गिरने की आवाज आती है, वैसी आ रही होती है। और वह कमरे के बाहर होकर गोसवारे के नीचे उतर कर बाई और मुड़कर आड़ में हो जाते। माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश होता है। माहिर अली चंद्रकला को बुला के लिए आते कि जब से होते चंद्रकला को बुला लाते। कमरे में चारों ओर देखकर कहाँ है चंद्रकला, इस ओर के गोल कमरे की ओर बढ़ती है, और माहिर अली दूसरी ओर गोल कमरे की ओर जाता है, मेज की ओर बढ़ता है। नहीं है ना माहिर? नहीं, उन्हें अफसोस हो रहा है। चंद्रकला धीमी स्वर में गाने लगती है, अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बात कही जा रही है। अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, ये किसने लाइन कही है? आपको पता होना चाहिए किसकी लाइन है। ये चंद्रकला की लाइन है। कई बार धीरे धीरे यही एक पत्ती गाती है। माया अली उसके मुंह की ओर देखने लगता है, अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, यही गाती है, अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो। ये किसकी पंक्ति है पूछ सकते हैं? चंद्रकला की है। माहिर अली, आपको तो गाना, चंद्रकला, जैसे गुनगुनाकर, मेरे मन में आया था कि बाबूजी से कह दूं कि वह मेरा झूठ नहीं बिल्कुल सच कह रहा है। उसका हंसकर उनसे बातें करना उठकर चला गया, तो जैसे कमरा सूना हो गया, गंभीर हो गई। यदि मैं पुरुष होती तब तो माए हली की ओर ध्यान से देखती। हाँ, अगर मैं मर्द होती तो जरूर कह देती, और देखती किस तरह यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह तो वह दुख देखता है। देखो तो बाहर, आंख से बाहर की ओर संकेत करती है। हली का प्रस्थान, भीतर दरवाजे पर मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से 2 साल कम है, जो अवस्था है उम्र है, और उससे 2 साल छोटी है, और शरीर उससे कम दुबला और अर्ध विकसित था, मतलब उससे अभी छोटी छोटी है अभी, मतलब है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, 16-17 साल की है। बाल खुले, रुक्ष और अव्यवस्थित हैं। बाई ओर से बालों में एक
दाएं कान से होकर सीधे की ओर नीचे की ओर लटक रही, उसकी आंखें नितांत चंचल और चमकती हुई हैं। भौंके वाले बाल इतने लंबे कि दोनों बगलों में दाईं और बाईं ओर घूमकर बड़े कई वृत्त बना रहे। उसके शरीर के रंग बिल्कुल पछाई चंपे का है। मनोरमा दोनों हाथों में एक चित्र लेकर ध्यान से देखती हुई मेज की ओर बढ़ती है। मनोरमा यहाँ बड़े मन, लो यह भी बन गया। चंद्रकला चौकर, बन गया आज ही? चित्र उसके सामने बढ़ा कर, देखो इसलिए ना तुम मुझे अंतकाल तक रोकना चाहती थी चंद्रकला, लेकिन अब तो व्यर्थ है, अब तो शायद वह संसार में ही नहीं रहा। मतलब वो चित्र किसका, रजनीकांत का बनवा रही थी मनोरमा से, तो बन के शायद आ जाता है तो कहती है वो संसार में ही रहा। अरे क्या कह रही हो ये? चंद्रकला, उस दुष्ट राय साहब ने उसे मरवा डाला। मनोरमा स्थिर आंखों से सामने दीवार की ओर देखती हुई एकदम, मरवा डाला? उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अरे अभी तो वह फूल खिला भी ना था, उसने भी कोई अपराध किया होगा, उसने भी तो किसी का उपकार हो सकता है। चित की ओर देखती, नहीं जी नहीं जी, तुम कहाँ सुना? तुमने कहा? चंद्रकला, कहाँ बताऊं? उसने बाबूजी से स्वयं स्वीकार किया, उसी लिए 10,000 रुपया दे गया है। राय साहब जो है 10,000 बाबू को दे गया है, उसने खुद स्वीकार किया। मनो, अच्छा तो अच्छा, उसका मूल्य केवल 10,000। मैंने ही उस दिन अमूल्य समझ लिया और इसलिए निष्प्रयोजन यह चित्र बनाने लगी, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए, कला के अमूल्य के लिए। संसार में जगह नहीं, वह अब इसे क्या करूं? चित्रकला, मुझे दे दो या अपने पास रखो। अपने पास? ये आग और तुम्हारे पास भी नहीं, तुम क्या करोगी? तब क्या होगा? मनोरमा माहिर ने कहा कुछ सोचकर, उसका विवाह हो चुका है ना? हाँ, लेकिन उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। मनोरमा, तो इस तरह तो मेरा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। मनोरमा कहती थी, इस तरह तो मेरा भी विवाह नहीं होना चाहिए, इसमें क्या संदेह है? मनोरमा, लेकिन मेरे लिए तो संदेह। 8 वर्ष की थी तभी शादी हुई, 2 वर्ष बाद ही वह मर गए, तब से वह इधर 8 वर्ष बीत गए। अब जो मनोरमा है जो कह रही है, मैं 8 की थी जब मेरी शादी हो गई, 2 वर्ष ही जीवित रहे और 2 वर्ष बाद ही मेरा पति मर गया, तो मतलब 10 वर्ष की, तब से 8 वर्ष और बीत गए, तब से इधर 8 वर्ष और बीत, 18 साल की हो गई। एक एक चुप होकर चित्त ध्यान से देखने लगे। 18 वर्ष की मनोरमा कितने वर्ष की? 18। तो जब ये 8 वर्ष की थी तब इसका विवाह हो गया था, ये ध्यान रखना, इसका विवाह हो गया था। फिर 2 साल इसका पति जिंदा रहा है, ध्यान रखिए, और फिर तब से 8 वर्ष और हो गए। तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है? तो चंद्रकला कहती है मनोरमा से, तुम विधवा तो इसका दुख नहीं है। मनोरमा विस्मय स्वर में, दुख? गंभीर होकर, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसे अभाव में दुख क्या हो? मतलब जिस चीज का मुझे अनुभव फील ही नहीं कर पाई उन चीजों को, तो उसका दुख कैसे मना सकते हैं? तुम क्या कह रही हो? मैं चुप होकर कुछ सोचने लगती है, मैं मतलब कुछ होकर वो सोचने लगती है। मनोरमा, हाँ हाँ, तुम स्तंभित कर दिया है, चकित कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है। मनोरमा मुस्कुरा गए, संसार तो ईश्वरीय है, फिर माया है कहाँ? फिर माया है कहाँ? चंद्रकला, लेकिन ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ पड़ी? बात यह तो चित्र का क्या होगा? बनवैया, चित्र किसी प्रकार उस स्त्री के पास भेज देना चाहिए जो उसकी पत्नी है। रजनीकांत उसकी पत्नी, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी को ये चित्र भेज, लेकिन वह क्या करे? अगर वह अशक्ति हो, उसके भीतर कला की भावना न हो, अशिक्षित हो, अगर वह शिक्षित हो, उसके भीतर कला की भावना न हो। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेश, इन दोनों के एक साथ देना, दो शत्रुओं को बांध कर एक साथ समुद्र में फेंक देना, यह काम माहिर से हो सकेगा? किसी तरह यह चित्र उसके स्त्री के पास पहुंचा दे, यह काम सिर्फ माहिर ही कर सकता है। वो किसी भी तरह इस चित्र को उसके यहाँ पहुंचा सकता है, ये बात बताने की कोशिश कर रही है। चंद्रकला खूब कह रही हो, श्रीलंका चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास? चंद्रकला कह रही, चित्र तो मैंने बनवाया और उसके पास भेज दूं? सिंदूर की होली नाटक है, आप देख सकते हैं किस तरह का ये नाटक है। मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उस इस जरूरत है, उसे इससे की जरूरत है, दान कर दो, दूसरा बना दो। लेकिन नहीं होगा। लेकिन वह कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? इस
इसे भी तुमने बनाया, लेकिन इसका आधार तो साकार था, निराकार तो कला की वस्तु नहीं है ना। मतलब इसका आधार तो साकार था, जब वो जीवित था इसलिए मैंने बना दिया, लेकिन अब कैसे बना सकती हूँ, अब तो मेरे मन में उसका मृत्यु वाला चेहरा घूम रहा है इसी को देखकर। लेकिन फिर तो वह चित्र ना होकर फोटो हो जाएगा, यही भेज दो, लेकिन वह चित्र ना होकर फोटो हो जाएगा, इसी की तरह से बना दिया। तुम तो हट कर रही हो, इसका उपयोग वह किस रूप में करेगी। कभी उसका एक टक देखते, दिन में इसकी पूजा करेगी और रात में अपने हृदय पर रख कर सो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, वो अपनी उसकी पत्नी के लिए कर रही है कि दिन में इसकी पूजा करी, रात में जब वो अकेली होगी उसकी पत्नी उसे रख कर हृदय में रख कर सो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। लाइन बहुत जो मैंने टिक करी है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रकला ओहो, चंद्रकला क्या बोलती है, ओहो तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, न मालूम उसमें कला की भावना कैसे झांक पड़े। मनोरमा, इसका मतलब है कि कीचड़ में कमल नहीं उगता चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं उगेगा। यही तो मालूम, यही तो लोग नहीं समझते। गंभीर को सोचने लगती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कीचड़ में, कमल हमेशा कीचड़ में ही उगता है, कमल ताल के कीचड़ में ही उगेगा, कोई बालू में नहीं उगेगा। यही तो लोगों को नहीं पता है, कहाँ उग सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो हम मैंने बताई है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। चंद्रिका, क्या सोच रही हो। मनोरमा, यही तुमने अभी कहा, मेरा व्यंग्य निष्ठुर होता है। चंद्र, मैं समझती हूँ ऐसा है, तुम उस अभागिनी स्त्री के साथ व्यंग कर रही है जिसका संसार आज सूना हो गया। मनोरमा, इसलिए तो कहा चित्र भेज दो, वह फिर किसी अंश तक भर उठेगी। सहानुभूति शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती बहन, कुछ करना चाहिए। आगे के निर्धूम हो जाने पर उसकी दाह शक्ति बढ़ जाती है। तुम कुएं को आग समझ रही हो, जो धुआं है उसे आग समझ रही। तो चंद्रिका कहती, इसका मतलब मनो यही कि तुम्हें अपने उसके दुर्भाग्य का दुख है, लेकिन चित्त की ओर संकेत कर तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकती हो। लेकिन मैं तो इसे अपने कमरे में रखना चाहती हूँ थी। उस दिन की स्मृति में उसका वह हंसना, उसकी रत्नार आंखें, लंबी लंबी उसका वह उभरा हुआ मस्तक और उस पर काले बालों के दो चार लटे। पल भर में उसकी नजर कमरे में चारों ओर दौड़ गई। उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही का असंख्य फूलों का बरस पड़ना था। बहुत इंपॉर्टेंट चंद्रकला की ये जो लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान रखना। किस कैसी लाइनें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें जो बता रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे उसकी एक मुस्कुराहट पे ये फिदा हो जाती है। कौन, चंद्रकला, रजनीकांत की। मनोमन, तुम्हारा ये शब्द चित्त तो मेरे इस रेखा चित्त से बढ़ जाता है। सो कैसे। जूही के फूलों की वर्षा तो मैं नहीं दिखा सकी। जूही के फूलों की वर्षा, याद रखना किसके फूलों की वर्षा बताई गई है, जूही के फूलों की वर्षा। तो मतलब ये तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मेरा चित्र कल्पना की नहीं सकता, और तुम्हारा तो ये सहस्त्रमुखी कर देता है। मनोरमा, मेरा, हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है। ध्यान से देखो, जैसे अभी हंस पड़ा है। एक दिन के लिए, घड़ी भर के लिए यहाँ आए क्यों, जब इस तरह चला जाना था। मतलब एक घड़ी के लिए तुम आए क्यों। मुझे प्रेम की, मुझे प्रेम में अपने आकर्षित कर गए, एक घड़ी के लिए आए थे, उसमें मैं तुम्हें अपना दिल बैठ दे बैठी थी। लेकिन अब चित्र बनवाया और पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने, यौवन के द्वार पर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चित्र का नाम क्या रखा है, यौवन के द्वार पर। क्या नाम रख रही है, यौवन के द्वार पर। तो चित्र का नाम क्या है, यौवन के द्वार पर। लेकिन इसका नाम होना चाहिए तय मृत्यु के द्वार पर। इसकी ओर नीचे में देखती हुई कैसे बनेगा यह। अब यह चंद्रकला का यौवन के पार द्वार सोचा था, लेकिन इसका नाम अब क्या होना चाहिए, मृत्यु के द्वार पर। मनोरमा कहती, चित्र में तो बस सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा। चित्र में सदैव कैसे रहेगा, यौवन के द्वार पर रहेगा, पर चित्र में वह मरा नहीं है। चित्र में क्या है, वह मरा हुआ दिखाई नहीं रहा, हमेशा यौवन के द्वार पर ही रहेगा। लेकिन तुम तो इतना विकल रही हो जैसे तुम उसके प्रेम में हो। इतना मुझे नहीं पता था कि तुम, चंद्रका, तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ। प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा, वह तो युग दूसरा था। अब हृदय का रस चिंतित रहता है और अनायास किसी और बह उठता था। अब वह व्यय
की मात्रा संचय की अधिक हो गई, उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात हो सकती है, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता है, तबीयत पिलाई जा सकती है, उसके आंसू, उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। इतना बहुत इम्पोर्टेंट कथन है ये चंद्रकला का, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो मैं बता रही हूँ, ये जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जानती हो मैं किस से प्रेम करती हूँ। प्रेम दो चार से नहीं हो सकता। और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा, प्रथम दर्शन ही तो लिए थे अभी, वह तो दूसरा युग होने लगा है। हृदय का रस इतना चिंतित नहीं रहता और अनायास किसी की ओर नहीं बह सकता है। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो सकती है, उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत भलाई जा सकती थी। ये सारी बातें बोल रही है मनोरमा। ए तुम रो रही हो, अरे तुम तो रो रही है, तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि रजनीकांत जिससे वो प्रेम करने लगी थी उसकी मृत्यु। चंद्रकला छाती पे हाथ रख कर बोलती है, यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, सांस लेने को जी नहीं चाह रहा है। मनोरमा, झूठ तो नहीं कहोगी, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। चंद्रकला, अब हाँ पूछो, अब किस अभिप्राय से झूठ कहूँ, अब किस चीज से छिपाऊंगी और किस लिए। मनोरमा, मनोज बाबू से तुम्हारा चित टूट गया है क्या? मनोज बाबू का जो चित था, तुम्हारा, तुम उनसे बातें करती थी, उनसे क्या चित टूट गया? चंद्रकला, लेकिन उससे मेरा चित लगा कब था? उससे तो मैं कभी प्रेम नहीं करती थी, एक मित्र था, मतलब है उससे इस तरह से बात करती थी, एक कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूँ तुम किससे प्रेम करती हो? चंद्रकला, लेकिन उस समय तो किसी प्रकार जीवन के साथ समझौता करना था, फिर तुमने सत्य की कसौटी जो रख दी। आज मैं भी विधवा हो गई, आज मैं भी विधवा हो गई। चंद्रकला का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि आज मैं भी, तुम भी तो विधवा थी, आज मैं भी विधवा हूँ। कैसे विधवा हूँ मैं? रजनीकांत की विधवा। छी, क्या बक रही हो? तीक्ष्ण है ना? अब फिर सत्य के लिए क्यों सत्य तीक्ष्ण होता है? मनोमन, तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं है? मान लो यह बात तुम्हें इस तरह रोना चाहिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि तुम विधवा हो गई, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। चंद्रकला कहते, कोई सुनेगा कैसे, मैं किससे कहूंगी? तुमने सुन लिया इसलिए कि मेरे सर्वस्व चले जाने पर ये अंतिम आधार भी जाने लगा, बस इसलिए इसलिए कुर्सी पर बैठकर चित को अपने मुंह से ढक लेती है। मनोरमा उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती, धीरे उसके बाल पर हाथ फेरने लगती। मुरारी लाल का प्रवेश होता है। चंद्रकला जल्दी से उठती है, चित को मेज पर रखकर शीघ्रता से उनकी ओर देखकर भीतर निकल जाती। मुरारी लाल कहते हैं, अब यहाँ पर इसे क्या हो गया जी, इसे क्या हो गया, मतलब है ये क्यों ऐसे कर रही है, इसकी आंखें लाल हो रही हैं जैसे रो रही थी। चंद्रकला, चंद्रकला, आवाज देते हैं। मनोरमा संकोच कर, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसी से इन्हें आगे बढ़ कुर्सी पर बैठते हुए, तुम जाना चाहती, क्यों? तुम्हारा कहीं घर नहीं है ना? कहीं घर बनाओगी? मनोरमा, कहीं घर? तब यही घर या बुरा है? उसका हाथ पकड़कर ध्यान से उसके मुख देखते हुए, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? मुरारी लग, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, बस संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। ये सब होते हुए भी ये आपका घर है, मुझे अपना घर बनाता है। मुस्कुराकर फिर कर, लेकिन मेरे घर को ही अपना घर समझने में तुम्हें अड़चन क्या है? जो मेरा घर है उसे अपना घर समझने में अड़चन क्या? मनोरमा, कानून और कला के साथ नहीं हो सकता ना, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। मनोरमा का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि कानून और कला, जो मेरे अंदर जो कला भरी हुई है तो और तुम्हारे अंदर जो कानून है उसका साथ कभी नहीं हो सकता है। कब कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है जो मैं बता रही हूँ। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कला क्षमा करेगी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है। मोराल, तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं, हृदय प्रेम से नहीं मनोमा, और इसलिए कि मैं विधवा हूँ। लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी को मुख भी नहीं देखा, तुम्हें इसका कोई ज्ञान? इन आंखों से, मनोरमा कहती, इन आंखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आंखों, जो कल्पना है, इमेजिनेशन, उसकी आंखों से नित्य देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ। नित्य 20 वर्ष की स्वस्थ सुंदर सम्मोहक शरीर, चंद्रमा सा मुख, कमल सी आंखें, कमान सी भुआएं, घने काले नीलम से चमकीले बाल, आंखें बंद करके वह स्वरूप इस समय मेरे सामने आ गया है। देखिए तो शायद आपको भी देख पड़ेगा। मुझे तो देख पड़ रहा है, यह चित्र यही तो नहीं है? अरे यह तो रजनीकांत का चित्र है, उस लड़के को, उफ,
अच्छा नहीं बना क्या? बोले बिल्कुल वैसा ही है, जैसा वह था वैसा ही है। कि तुमने क्या क्यों बनाया है, किस लाभ से बनाया है? को तुमने क्यों, इस चित्र से तुम्हें क्या फायदा? वो तुमने इस चित्र को, जब चित्र को देख लेता पूछता है। कला की साधना अपने लाभ के विस्तार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, वसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्वासी चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना और तेजी होती, मैं चित्र बना दिया। तुम भी एक समस्या हो। मनोरमा कहती, यह आप कैसे मानो? इसलिए कि तुम्हें समझ नहीं पाता, इसलिए कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हैं मुरारी? तो क्या, क्यों ना, क्या ना करूं? हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरे के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? जो अब आपको दंड मिलेगा, आप तो दूसरे की दंड की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आपको दंड की व्यवस्था कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है मनोरमा का, याद रखिए कि आप तो दूसरे की दंड की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं कई दिनों से ये आप इस तरह से संकेत कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं है। मेरे साथ परिहास मत करो, मजाक मत बनाओ मुरारी। मैं तो इसे केवल प्रयास नहीं, सत्य बनाना चाहता हूँ। शायद अभी ये मुरारी लाल जो है 40 साल की उम्र का है, एक 18 साल की जो उसकी बेटी के साथ की लड़की है, उसके साथ वो संबंध बनाना चाहता है कि विधवा है, चलो इसी से शादी कर। मनोमन, सत्य बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार में झूठ का नाम निकल जाना, या कम से कम शराबी की शराब, त्यारे के त्यारा, चोरी की चोरी, ये सब कुछ सत्य होता, इन चीजों को बुराई निकल जाती। मुरारी, अच्छा तो तुम कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम बताओ कहाँ जा सकती हो? मनोरमा कहती है, उसका सत्य के सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया, आप मुझे रोकेंगे क्यों? कड़े स्वर, मुरारी कड़े, मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था, मैं तो तुमको बुलाने भी नहीं गया था, रोकूंगा कैसे? मतलब ये बताने की कोशिश कर, मैं तो तुम्हें बुलाने भी नहीं गया था, रोकूंगा कैसे? आपकी लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए। अब बोल रहा है किसने बुलाया था? चित्रकला सीखने के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया है? मनोरमा ने, जो मुरारी लाल की लड़की है उसने बुलाया है। चंद्रकला कौन है? मुरारी लाल की लड़की है, उसने बुलाया। कोई अनुकंपा नहीं, और आपकी इच्छा हो तो मैं स्वीकार कर लूंगी, मैं आपके यहाँ सम्मान के साथ रही, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। बस शायद अब आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्षमा कीजिए, पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। तुम चुप नहीं रहोगी क्या? मनोरमा, भय की बातों से मैं सीखी नहीं। लाल आंखों का असर अगर मेरे मन में कुछ भी पड़ता है, तो अब तक तो मैं कभी की खो बैठती अपना चरित्र, और अब तक नरक की सबसे निचली तह में पहुंच गई होती। एक चित्र मैंने आपका बनाया, और एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, और एक चौथा चित्र ये है। तो आप देख सकते हैं इसने कितने चित्र बनाए। कभी खो बैठे अपना चरित्र, और अब तक नरक की सबसे निचली तह में थी। एक चित्र मैंने आपका बनाया, मतलब मुरारी लाल का चित्र बनाया, चंद्रकला का चित्र बनाया है, मनोज बाबू का चित्र बनाया, तीसरा चौथा चित्र क्या किसका बनाया है? जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका, रजनीकांत का चित्र, ये चौथा चित्र बनाया। इसने कितने चित्र बनाए? 4 चित्र। ध्यान रखिए, ये 4 चित्र बनाती है। 3 चित्र आप लोगों को ले लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगी। चौथा चित्र कहती है इसे मैं ले जाऊंगा। पता नहीं रजनीकांत का इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मर गया होगा। मनोरमा, ओह मेरे लिए तो क्या, घड़ी भर के लिए यहाँ आकर मेरी कला का जगा गया। इतना सुंदर चित्र अब तक मेरी कलम से नहीं बनाई है, मेरी अंतिम चित्र होगा, इसके बाद मैं कोई चित्र नहीं बना। अंतिम क्यों? मैं ऋषिकेश जाऊंगी, रंग और कलम गंगा में फेंक कर माला लूंगी, माला फेरूंगी। इसी अवस्था में, मतलब इतनी, अभी तो तुम 18 वर्ष की हुई हो, तुम इस अवस्था में ही माला फेरने लगोगी? और नहीं तो क्या, मरने से समय जब उंगलियां माला के साथ खिलवाड़ ना कर सकेगी, जब हाथ कांपने लगेगा तब करूंगी। तो मतलब इसी अवस्था से क्यों नहीं माला फेर सकती? जो माला लोग, आपने देखा होगा पंडितों के पास, कुछ बूढ़ी लेडीज जो होती हैं उनके पास ओल्ड, तो माला जपती रहती हैं, तो उस माला की बात कर रही है। चंद्रकला को भेजो तो ये नहीं मैं जाऊंगा, चंद्रकला को भेजो तो नहीं मैं ही जाऊंगा। मुरारी लाल का भीतरी दरवाजे पिस्तान। मनोमा इधर उधर चित्र में उंगली घुमाने लगती है। माहिर अली और मनोज शंकर की बातें करते हुए प्रवेश ना कहिए, अभी अभी आप सब नहीं जानते मेरी तबीयत बिगड़ रही है। माहिर अली बिस्तर और चमड़े के सूटकेस बाई ओर की गोल कोठरी में लेकर चला जाता। मनोज शक्कर आगे बढ़कर मेज के पास कुर्सी पर बैठता और मनोमा के हाथ में चिट देख कर देखते नहीं लगता। मनोज शक्कर, प्रसन्न
तो हो? मनोरमा, हाँ तुम यही और कोई जिससे पूछ रहा हूँ। वाह कितना सुंदर चित्र है, चित्र देखने में मुझसे तन्मय हो जाता। मनोरमा उसकी ओर देखती रही है। चित्र बिल्कुल कल्पित है। नहीं, एक लड़का यहाँ कई दिन हुए आया था, इसे इसी परगने का कोई जमींदार था। उसके बाप को मरे अभी साल भर नहीं हुआ और उसे भी जैसे कि सुनती हूँ किसी राय साहब और ऑनरेड स्टेट ने मरवा दिया। मनुष्य, ओ माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था। मालूम होता है कि अब हंस देगा। इतना सुंदर और सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी यह भावना अभी नहीं मरी। सॉरी, आज से तुम्हारी परीक्षा थी ना? आज नहीं थी तो, लेकिन अब परीक्षा नहीं दूंगा। रजनी, राजनीति का काम करना है क्या? मनुष्य, नहीं। तब बीमार हूँ। गहरी सांस लेता मुरारी लाल और चंद्रकला का फिर भी मुरारी। मनोज, तुम कहाँ परीक्षा नहीं दी? जी नहीं, मुरारी लाल कहता है। क्यों नहीं दी? कोई लाभ नहीं, रुपया नहीं मिला क्या? मिला तो, मुरारीलाल तब रुपया मिला इसलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए? लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए कि अभी 15 दिन हुए मुझे 400 रुपया आपने भेजा, फिर 200 और क्यों भेज दिया? तुम्हारे आराम के लिए। आपको केवल 600 रुपये वेतन मिला और 600 अपने मुझे दे दिया। घर का काम कैसे चलेगा इसकी चिंता तुम्हें क्यों है? इस संदेह में किसी प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। मुझसे पता चल रहा है कि आप नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं। आपने सारा वेतन मुझे देकर आप अनुचित रीति पर अपने लिए रुपए लेंगे। अनुचित रीति पर वेतन तो कम है लेकिन आप कहीं और से लेंगे। हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या? आप कह सकते हैं यदि यह मारा गया तो इसमें आपका अपराध किस अंश तक होगा? तीव्र दृष्टि, तुम्हें क्या हो गया है? मनोज शंकर, आज 15 दिन से बाबूजी को बराबर स्वप्न में देखता हूँ। मेरा मानसिक रोग बढ़ गया है। कलेजे से लौ उठते हैं, जैसे आंख फोड़ कर निकल जाना चाहती। यही दशा रही तो 10-5 दिन भी नहीं जी सकता। मेरे मरने से आपको क्या लाभ होगा? मैं तुम्हें अपने पुत्र की किसी अंश से भी कम नहीं समझता। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर है। मनुष्य का 10 वर्ष का समय निकल गया। आप के बल पर मुझे विनोद ऐश्वर्य में अंधा बना देना चाहते हैं, जिसमें मैं अपने अप, आपसे ना पूछूं क्योंकि उन्होंने आत्महत्या क्यों की? बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की? ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है ये रहस्य मुझे दूर होता जा रहा है, लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतर आत्मा में जो आग लगी है वह कितनी दारूण है। आप उसे देखना नहीं चाहते। इस तरह कब तक मेरा प्राण बचेगा? ये सारी बात ये कौन कर रहा है? मनोज कर रहा है। मुरारीलाल उद्वेग से उसकी ओर देखते हैं। सामने की ओर कोई आदमी एक चिट्ठोड़ा लेकर प्रवेश करता है। चिड़ौला और बंगले के बरामदे में उतार देता। मुरारीलाल चौंक कर देखता और आगे बढ़ते बरामदे में पहुंच जाता। ए रजनीकांत, अंत में हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। चंद्रकला जल्दी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आँख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है। खून की धार सिर से होकर नीचे पैर तक है, जिसमें कुर्ता धोती रंग गई है। क्षण भर उसे देखती रही चंद्रकला। आह, वही मुस्कुराहट फिर रुमाल से अपना मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती। माहिर अली फर्श पे रजनीकांत को लाश के पास बैठ जाता। माहिर, आह, मार डाला बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई। मुरारी लाल झुककर रजनीकांत की ओर देखने लगते हैं। यहाँ पर अब पहला अंक समाप्त होता है, दूसरा अंक स्टार्ट होता है। अब देखेंगे दूसरा अंक अगली वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा था वो पार्ट 1 देख के दूसरी वीडियो पे आए होंगे। अब तीसरा पार्ट हम नई वीडियो में लाएंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करेंगे, प्यारा से कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।